हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दिस एक्सट्रीम डिले इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो आज मैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का आपका नया लेक्चर लेकर के आया हूं जो कि है लेक्चर नंबर 6। तो ऑलरेडी 5 लेक्चर आपके इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, उनके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिएगा, देन आप 6 नंबर लेक्चर्स देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट क्लासिफिकेशंस एंड रनवे ज्योमेट्री की। एंड वन मोर थिंग कि अब आपको लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। हो सकता है कि अल्टरनेट डेज पे, हो सकता है रेगुलर डेज पे, बट कंटिन्यूसली लेक्चर्स मिलेंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जब तक कि हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। हार्डली मुझको इसमें 5 से 6 लेक्चर्स और लगेंगे जिसमें आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एंड सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहीं पर आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। चलिए, तो एयरपोर्ट क्लासिफिकेशंस की बात करना है और रनवे ज्योमेट्री डिज़ाइन की बात करना है। एक्चुअली रनवे ज्योमेट्री डिज़ाइन की बात क्यों करना है इसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एक फ्लाइट जो है एक कंट्री से टेक ऑफ करेगा और दूसरी कंट्री पर लैंड करने वाला है। तो वहाँ पर हमें जब टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो ज्योमेट्री सेम रखना होती है, क्योंकि एक पायलट को कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस होती है जो कि उनकी ज्योमेट्री के बेसिस पे होती है और उसी के बेसिस पर बात की जाती है कि हम कहाँ पर लैंडिंग कराना है, कहाँ पर टेक ऑफ करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को लेना है। तो इन सभी की बातें रनवे ज्योमेट्री के बेसिस पर की जाती हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट क्लासिफिकेशंस क्यों किया गया है, हम जानते हैं हम डिफरेंट तरीके के एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं। हम स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट्स, हम सुपरसोनिक जेट्स या हम हैवी इंजन्स के जेट यूज़ कर रहे होते हैं। और सभी के लिए अगर हम देखें तो उनका वेट एंड अदर पैरामीटर्स, विंग्स का डायमेंशंस, अगर एयरक्राफ्ट का डायमेंशंस बात करें तो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। और उसी के बेसिस पर हमने जैसे प्रीवियसली लेक्चर्स में बात की हुई है कि रनवे की लेंथ डिसाइड करनी पड़ती है। किसी भी हैवी चीज़ को टेक ऑफ कराने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए पड़ेगी और लाइट वेट को टेक ऑफ कराने के लिए हमें उतनी कम ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए पड़ेगी या उतना रनर अप नहीं चाहिए पड़ेगा। तो उस बेसिस पर एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो इस चैप्टर में हम एयरपोर्ट क्लासिफिकेशंस एंड रनवे ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज दैट कि हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया गया है। हम बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ एन एयरपोर्ट डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पे डिपेंड्स करते हैं। तो आपसे ऑप्शंस बनाकर पूछ सकता है कि निम्न में से किन बातों पर हमारा रनवे कैरेक्टरिस्टिक्स या रनवे के डायमेंशंस डिपेंड करते हैं या ज्योमेट्री ऑफ एन एयरपोर्ट डिपेंड कर रही होती है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर बताना होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट यूजिंग एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया अभी हाल कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट जेट है। प्राइवेट जेट का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट वेट हो सकता है। लाइट वेट होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लाइट वेट के लिए रनर अप कम चाहिए पड़ेगा। जैसे ही हम बात करते हैं सुपरसोनिक की या हम हैवी जेट्स की बात करते हैं या बिग जेट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े विमानों की बात करते हैं, तो उनके केस में हमारा जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ और होगा। अगर हम कार्गो जेट्स की बात करते हैं तो वहां पर वेट कुछ और होगा और उनके अकॉर्डिंग हमारी चीजें अलग अलग होंगी। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, क्या उनके इंजन में खराबी है या इंजन वीक है या स्ट्रक्चर वीक है। इस बेसिस पर भी हम बात करते हैं कि ये हमारे किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, वेदर कंडीशंस। कहीं पर हम बात करते हैं कि हमेशा वेदर एक समान रहने वाला है, कहीं हॉट क्लाइमेट रहता है, कहीं कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस रहती हैं। तो इस बेसिस पर वेदर कंडीशंस भी क्या एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशंस को डिफाइन करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर जो हमारे कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन अलग रहेगा, क्योंकि वहां पर हो सकता है फॉग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो फॉग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और फॉग की प्रोबेबिलिटी यदि ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपको फॉग को एलिमिनेट करना है या फॉग की कंडीशन में सेफ लैंडिंग कराना है, सेफ टेक ऑफ ऑपरेशन कराना है। तो वेदर कंडीशन या एक्सट्रीमली रेन वाले रीजन हैं,
या हिली रीजन है, तो हिली रीजन में हमें पता है वेदर कंडीशंस बहुत रैपिडली चेंज हो सकती हैं, बहुत रैपिडली चेंज हो सकती हैं। तो उन वेदर कंडीशंस को देखते हुए भी हमें एयरपोर्ट की ज्योमेट्री डिफाइन करना है। उस ज्योमेट्री को जो हमें बनाना है, मतलब उसके डायमेंशन, रनवे के डायमेंशन क्या होंगे, टैक्सीवे के डायमेंशंस क्या होंगे, कार्गोज के डायमेंशंस क्या होंगे, या और भी अदर्स बात करें, रनवे विड्थ पैरामीटर, उनका ट्रांसवर्स स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। मान लीजिए एक बहुत ही रेनफॉल वाला एरिया है जहां पर रेनफॉल अच्छा खासा होता है, तो हमें रनवे के ऊपर जो पानी आएगा उसको ड्रेन करना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, क्रॉस स्लोप यानी ट्रांसफर स्लोप देना होगा। तो वो ट्रांसफर स्लोप कितना रखना है, तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, ये ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करेगी, वेदर कंडीशंस, कि वहाँ बारिश कैसी होती है, वहाँ ठंड कैसी होती है, क्लाइमेट कैसा है, उन सभी बातों पर ये डिपेंड करने वाला है। तीसरा, सर्विसेज गिवन बाय एयरपोर्ट, इसका मतलब है दैट इज बिलोंग टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ईदर इट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई थी, FAA है, ICAO है, यूनाइटेड स्टेट एविएशंस हैं, तो डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं किस किस डायमेंशन तक के एयरक्राफ्ट हैं, उसके बेसिस पर हम रनवे की डिजाइन करेंगे। बट यदि इंटरनेशनल भी आ रहा है, उसमें साथ में इंटरनेशनल भी आ रहा है, तो इंटरनेशनल के लिए हमें रनवे की लेंथ, रनवे की विड्थ, ट्रांसफर स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये सारी चीजें सेपरेटली डिजाइन करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल के केस में, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब है कि वो डायमेंशंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सभी एयरपोर्ट पे यूज कर रहे हैं, वो ज्योमेट्री जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम ऑल ओवर द ग्लोब, हम सभी एयरपोर्ट पे एक समान यूज कर रहे हैं। इसलिए यहां यूनिफॉर्मिटी, तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड की बात क्यों की गई है, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड की बात की गई है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एयरपोर्ट, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आई होप सर्विस गिवन बाय द एयरपोर्ट्स, ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर 3 पैरामीटर हैं जो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड को अफेक्ट करते हैं, तो आपसे ऑप्शंस वाइज पूछ सकता है कौन सा पैरामीटर अफेक्ट नहीं करता है। 4th पैरामीटर लिख देगा, कोई भी पैरामीटर लिख देगा, तो वो आपका यहां पर अफेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली 3 पैरामीटर, दोज आर अफेक्टिंग। नेक्स्ट, अगर हम इन पैरामीटर्स के बेसिस पर देखें तो ICAO का मतलब क्या था, ICAO का मतलब क्या था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना पहला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस था हमारा मतलब, तो इंटरनेशनल की बात करते हैं ICAO। तो ICAO क्लासिफाइड एयरपोर्ट्स इन 2 वेज। कौन से 2 वेज हैं, पहला बेस्ड ऑन रनवे लेंथ, एक रनवे लेंथ के बेसिस पे, दूसरा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to understand what is this equivalent single wheel load. Suppose आपका एक एक्सेल है, एक्सेल पे 2 लोड लगे हुए, 2 व्हील्स लगे हुए हैं, तो इस एक्सेल का जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी व्हीकल्स होता है उसमें एक्सेल लोड के बेसिस पर वेट डिफाइन कर रहे होते हैं। किस पर, एक्सेल लोड के बेसिस पर वेट डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया, सपोज एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूं, एज एन एग्जांपल मान लीजिए यहां पर 100 टन लोड है, 100 टन लोड, तो एक व्हील के नीचे कितना लोड आएगा, 50 टन, दूसरे व्हील के नीचे कितना आएगा, 50 टन, और ये 50 टन मिला के किसी पॉइंट पे जाकर के इक्विवेलेंट लोड 100 टन के बराबर लोड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, मतलब है एक व्हील द्वारा इक्विवेलेंट कितना लोड लिया जा रहा है, इक्विवेलेंट लोड कितना लिया जा रहा है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील के लोड पे, एंड टाइप प्रेशर ऑफ एयरक्राफ्ट, सॉरी टाइप प्रेशर नहीं है, ये टायर प्रेशर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, टायर प्रेशर ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के टायर प्रेशर के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर बेस्ड ऑन रनवे, अगर हम रनवे की बात करें, क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज, क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में हम बात कर रहे हैं, 5 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया गया है, नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D एंड E, ABCDE के द्वारा इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम A बात करें तो A जो है हमारा लॉन्गेस्ट रनवे लेंथ होती है, लॉन्गेस्ट रनवे लेंथ होती है,
और अगर हम बात करें हमारा ई जो होता है वो स्मॉलेस्ट रनवे लेंथ होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट रनवे लेंथ होता है यहाँ। ये किसके अकॉर्डिंग है? ICAO के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड इन 7 कैटेगरीज, और इनको अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन होते हैं, डिफाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज, डिफाइंड बाय नंबर्स 1 to 7। अगर 1 to 7 बताएं तो 1 जो हम बात करते हैं वो हैवीएस्ट होता है, हैवीएस्ट इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, हैवीएस्ट के लिए 1। और अगर हम बात करते हैं लाइटेस्ट के लिए, या हम बात करते हैं सबसे हल्के के लिए, लाइटेस्ट के लिए हम बात करते हैं, लाइटेस्ट के लिए हमारा जो होता है वो हमारा हो जाता है 7। कितना हो जाता है? 7। तो ये 2 पैरामीटर हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे गए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ICAO क्लासिफाइड एयरपोर्ट्स इन 2 वेज। फर्स्ट वन इज बेसिक रनवे लेंथ, सेकंड वन इज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बेसिस पर। अगेन अगर हम बात करें तो इनका टेबल हम बेसिकली देख लेते हैं। आपको पैरामीटर यही याद रखना है। बेसिक मैं टेबल यहां पर आपको बता रहा हूं। ए के लिए मैक्सिमम बेसिक रनवे लेंथ और मिनिमम। अगेन दिस वन इज बेसिक रनवे लेंथ, ध्यान रखना, बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ हमने डाटा एनालिसिस किया है और डेटा एनालिसिस के बेसिस बोला है कि मिनिमम इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है, बेसिकली रिक्वायर्ड है। अब यदि आप बात करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यदि आप बात करें एलिवेशंस के अकॉर्डिंग, अगर आप बात करते हैं अदर पैरामीटर के अकॉर्डिंग, हमें करेक्शन अप्लाइड करने पड़ेंगे। और ये तीनों करेक्शन मतलब ग्रेडियंट, तीनों करेक्शंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हुए हैं और साथ ही साथ उनका न्यूमेरिकल भी सोल्व किया है। तो ये जो वैल्यू है वो बेसिक रनवे लेंथ है। अब इस बेसिक रनवे लेंथ में आपको ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग या एलिवेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना होगा? करेक्शन अप्लाइड करना होगा। और करेक्शन अप्लाइड करने के बाद आप करेक्टेड रनवे लेंथ निकालेंगे, वो करेक्टेड रनवे लेंथ की बात करेंगे। बट अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स ए के लिए तो देखिएगा मैक्सिमम में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये मीटर में है, ये फीट में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम में 2100, अगर हम बात करते हैं तो 2100 मीटर डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें 2099, ये बात करें 1490, 899, 749, तो ये किसके बेसिस पर है? ये हमारा किसके बेसिस पर है? रनवे लेंथ के बेसिस पर, रनवे लेंथ के बेसिस पर। तो ये देखिए, ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा? मिनिमम रनवे लेंथ। तो ए को हमने मैक्सिमम लिखा है और ई को क्या लिखा है? मिनिमम लिखा हुआ। अगेन ये मिनिमम इतनी प्रोवाइड, अगर आप किसी कंडीशन में ये मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम कम से कम इतनी लेंथ प्रोवाइड करना है, वो 2100, 1500, 900, 750 एंड 600। ठीक है, ये फिट में दिया है। दूसरा, रनवे पेवमेंट विड्थ की बात मैं आगे भी करूंगा। यहां पर एज पर द एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन ABCD के अकॉर्डिंग रनवे पेवमेंट विड्थ दी गई है 45, 45, 30, 22.5 एंड 18। तो बेसिकली 45 मीटर जो हमारी है वो हम बोलते हैं मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ। तो ये सारे पैरामीटर मैं आगे भी डिफाइन करूंगा आपको फिर से। ठीक है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड की बात की गई है। ठीक है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड, तो अगर हम बात करें ABC के लिए मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड 1.5 बोला गया है इन परसेंटेज, एंड D एंड E के लिए 2.0 बोला गया है। तो A से B तक के लिए कितना, A से C तक के लिए कितना बोला गया है? 1.5, और D और E के लिए 2% बोला गया है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि ABC की कैटेगरी अलग है और D और E के लिए कैटेगरी अलग है। अब लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड बोला गया है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड का मतलब पता है आपको? समझ लीजिएगा अगर नहीं है, मान लीजिए ये आपका रनवे है, ये आपका रनवे है, तो आपका एयरप्लेन का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, मूव इस डायरेक्शन में। तो ये जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, यही हमारी क्या कही जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। मतलब रनवे की कौन सी डायरेक्शन? रनवे की लेंथ वाइज जो डायरेक्शन होगी वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो आपकी कही जाएगी वो क्या कही जाएगी? ट्रांसवर्स डायरेक्शंस कही जाएगी या क्रॉस डायरेक्शंस कही जाएगी। ट्रांसवर्स डायरेक्शंस या क्रॉस डायरेक्शंस कही जाएगी। तो यहां पर जो दिया गया है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड आपको पता है ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए।
एक लिमिटेड वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड हो गया तो जल्दी वो स्पीड पा लेगा, और ज्यादा कम हुआ अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड, अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड में ज्यादा चेंजेस आ गए हैं तो स्पीड जो रनवे पर जब आपका एयरक्राफ्ट दौड़ रहा है उस समय स्पीड में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो या तो फिर टेक ऑफ ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो जाएगा या लैंडिंग ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, या हो सकता है दोनों ही ऑपरेशंस में डिफिकल्टी आ जाए। और जब दोनों ही ऑपरेशन में डिफिकल्टी हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चरल फेल्योर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड को फिक्स किया गया है, ना ही ज्यादा ना ही कम। मतलब अगर मान लीजिए आप हिली टेरेन में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सपोज हिली टेरेन में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा ना ही कटिंग करनी है ना ही ज्यादा फिलिंग करनी है। आप जरूरी नहीं है फ्लैट स्लोप दे पाए, जरूरी नहीं फ्लैट स्लोप दे पाए, आप एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड दे सकते हैं। वो एज पर द ICAO रिकमेंडेशंस आप कितना दे सकते हैं, ABC के लिए 1.5% और D और E के लिए 2.0% दे सकते हैं। और परसेंट का मतलब पता है आपको क्या है? परसेंट का मतलब है 2 मीटर या 2 यूनिट आप अप जाएंगे 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाने पर। 2 यूनिट आप अप जाएंगे 100%, 100 यूनिट आप क्या जाने पर, हॉरिजॉन्टल जाने पर। तो इसका मतलब होता है 2% यानी 2/100। तो tan थीटा की वैल्यू 2/100 निकालना चाह रहे हैं। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमने किस पे बेसिस पे किया है, रनवे लेंथ के। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बेसिस पे, तो उसका भी एक सिंपल सा टेबल है, देख लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 कोड्स दिए गए हैं, 7 कोड दिए गए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड दिया है, मतलब ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टायर प्रेशर। टायर प्रेशर यहाँ पर हम बात करें, ये लोड किलोग्राम में है, ये लोड किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर। ये पाउंड में, LBS मतलब पाउंड, ये पाउंड पर इंचेस स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस PSI में दिया गया वैल्यूज है, ठीक है। तो हम जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू हम बात करते हैं, हम SI वैल्यू अगर हम बात करते हैं किलोग्राम पर सेकंड से याद रखेंगे, ब्रिटिश यूनिट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए एक है 45,000 किलोग्राम, हैवीएस्ट हुआ या नहीं, तो ये कैसा हुआ, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट, ठीक है। और ये कैसा हुआ, लाइटेस्ट, 7th नंबर कैसा हुआ, लाइटेस्ट। तो मैंने ये डाटा जो आपको प्रोवाइड किया है वो इसलिए प्रोवाइड किया है कि डाटा देख के हमें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ जो चीज़ हमने पढ़ी है वो थोड़ा सा सही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो इस बात से हम बात कर रहे हैं कि हमने डाटा इसलिए मेंशन किया है। इतना जरूरी नहीं है याद करना, बट जो बेसिक्स डाटा है, जैसे हम बात कर रहे हैं विड्थ का और जो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड्स का, ये डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये डाटा जरूर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर सिंगल व्हील लोड के बेसिस पे, हमने लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ICAO क्लासिफिकेशंस को देख लिया है। तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशंस को बाइंड अप करता हूँ, एयरपोर्ट के क्लासिफिकेशंस को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन की। अगर रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात की गई है तो रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होती है, अगेन हम बात करते हैं रनवे की ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल, dimensions and shapes, dimension and shapes, या हम सिंपली बोल सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब है शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेशंस दिए गए हैं ICAO के द्वारा, किसके लिए, टू हैव द यूनिफॉर्मिटी इन लैंडिंग फैसिलिटीज, सो दैट लैंडिंग फैसिलिटीज, टेक ऑफ फैसिलिटीज एंड बाकी सारी फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड करनी है अपने एयरपोर्ट्स पर, वो हम प्रॉपरली यहाँ पर दे सकें। तो उसके बेसिस पे हम बात करते हैं रनवे लेंथ, रनवे विड्थ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया। नया टर्म्स आया है सेफ्टी एरिया, आई होप वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो, ठीक है। देन ट्रांसवर्स ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड साइड डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो रनवे लेंथ, क्या रनवे लेंथ का डाटा आप पहले ही देख चुके हैं, रनवे लेंथ का डाटा आप पहले ही देख चुके हैं, और रनवे लेंथ के बेसिस पर तो क्लासिफिकेशंस भी किया गया है। तो अगर हम बात बोलें तो 6 और 7 पैरामीटर्स हैं जो कि लैंडिंग फैसिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा पैरामीटर है जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट कर रहा है। तो हम बात करें, ऑल दीज 7 पैरामीटर्स आर अफेक्टिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे।
ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे, रनवे की ज्योमेट्रिक डिजाइन को डिफाइन कर रहे हैं। मैं पूरे एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा रनवे है, रनवे जिस पर लैंडिंग के बाद और टेक ऑफ के पहले एयरक्राफ्ट दौड़ रहा होता है, सो that aircraft can achieve a particular speed which is required to take off the operations, ठीक है, सेफली। अगेन तो रनवे लेंथ की बात करें, हमने प्रीवियसली अभी टेबल देखी, रनवे लेंथ, डिफरेंट रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ यहां पर डिफाइन की गई है, और आफ्टर करेक्शन हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर करेक्शन हम करेक्टेड रनवे लेंथ यहां पर प्रोवाइड करेंगे, करेक्टेड रनवे लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा रनवे लेंथ का पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपली लैंग्वेज में लिख दिया, इट इज द लेंथ ऑफ रनवे विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन इन बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ में जो भी करेक्टर हमने प्रोवाइड किए हैं उसके बेसिस पे, और टेबल हैज बीन गिवन बिफोर। अगर हम बात करें तो टेबल आपको पहले ही दे दी गई है जिसमें रनवे लेंथ की बात की है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा होता है रनवे विड्थ। रनवे विड्थ क्यों रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रनवे विड्थ क्यों रिक्वायर्ड होती है, अब इसका रीजन देख लेना थोड़ा सा, इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है यार। देखो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा रनवे है, ये रनवे है, रनवे में ये बीच में सेंटर लाइन होती है। कभी भी एयरक्राफ्ट अगर तुमने देखा होगा हमेशा सेंटर लाइन से चलता है एयरक्राफ्ट कैसे चलता है, ये सेंटर लाइन से चलता है, और इस डायरेक्शन में इसके विंग्स होते हैं, ये इसके विंग्स होते हैं यानी इस तरीके से विंग्स होते हैं। तो विंग्स का जो हम बात करते हैं, विंग्स में यहां पर जेट इंजन लगे होते हैं, सपोज जेट इंजन लगे होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि रनवे के सेंटर में ही एयरक्राफ्ट चले, क्योंकि अलग अलग साइज के एयरक्राफ्ट होंगे, कुछ साइज हो सकता है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, सपोज एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ये एग्जैक्ट साइज नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी मत कर रहा, एग्जांपल बोल रहा हूं, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। तो हम रनवे का पैरामीटर इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि रनवे हमारा पेव्ड एरिया होता है, हमने बात की थी पेव्ड एरिया, प्रॉपर्ली डिजाइन पेव्ड एरिया हमारा क्या कहलाता है, रनवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रनवे। और इसके साइड से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, शोल्डर एरिया। और शोल्डर आपको पता है जो एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ये हमारा क्या है, शोल्डर एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शोल्डर एरिया। तो देखिएगा हमारी कोशिश क्या रहती है, या पायलट की कोशिश क्या रहती है कि एयरक्राफ्ट हम सेंटर में रन करें। क्योंकि ये जो शोल्डर एरिया होता है ये अनपेव्ड होता है, अनपेव्ड और स्टेबलाइज्ड बाय सॉइल। और यदि अगर हम अनपेव्ड एरिया पे गए और स्टेबलाइज्ड बाय सॉइल है या सॉइल एरिया पे गए, तो जेट में नीचे से जो सॉइल मटेरियल है वो इरोड होना शुरू हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। जेट इंजन की बात करें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इरोड हो, और इरोड होने के कारण जेट की साइड पे डस्ट जाएगा, और डस्ट जाएगा तो जेट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोशिश रहती है कि हमें रनवे लेंथ इस तरीके से रखनी है कि एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे जितने भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो मैक्सिमम विड्थ वाला एयरक्राफ्ट इस पेव्ड एरिया पर हमारा आराम से चल सके। दूसरा, शोल्डर जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजन। अगर हमें पता है कि शोल्डर प्रोवाइड है, ठीक है, साइकोलॉजिकल रीजन टू कंफर्ट द पायलट, जो कि पायलट को कंफर्ट देता है। अगर साइकोलॉजिकल रीजन से आपको पता है एक रोड पे आप जा रहे हैं और आपको पता है दूसरी साइड पे शोल्डर है और आपकी गाड़ी थोड़ा सा भी यहां वहां हुई, तो ये जरूरी नहीं है कि आप डस्ट मटेरियल पे चले जाएंगे या आप रोड से नीचे चले जाएंगे, शोल्डर तो है हमें हैंडल करने के लिए। तो एक टेम्परेरी तरीके से शोल्डर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे हम विड्थ की बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर मिनिमम विड्थ की बात करें, मैक्सिमम विड्थ की बात करें, तो मैक्सिमम विड्थ जो प्रोवाइड किया गया है वेरी बिटवीन 45 मीटर टू 18 मीटर,
45 मीटर टू 18 मीटर, क्योंकि जो जेट इंजन है, जेट इंजन के केस में जो यहां से लेकर सेंटर से लेकर के एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर हम बात करें सेंटर मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट से जो विंग की डिस्टेंस होती है वो 13.5 मीटर ली गई है। ठीक है, एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट से विंग की डिस्टेंस, अगर हम बात करें ये एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट है तो विंग्स की जो पोजीशन आएगी वो 13.5 मीटर लिया गया है। 13.5 मीटर साइड और 13.5 मीटर साइड, ये जेट एयरक्राफ्ट या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के केस में जो कि मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होती है तो उससे बचने के केस में हमने कितना कर दिया है, 45 मीटर कर दिया है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना 18 मीटर कर दिया है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स। अगेन बात क्लियर हुई? तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, भले ही आपको टेबुलर डाटा याद नहीं है बट ये डाटा याद होना चाहिए। दूसरा, एज पर ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक ऑन रनवे, aircraft is more concentrated in central 24 meter width of the runway। Suppose मैंने बोला यहां पर 0 से लेकर के 45 मीटर तक का मैंने वेरिएशन बना दिया है। ठीक है, 0 से लेकर के 45, तो सपोज अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 0 अब मैं यहां पर सेंटर में मान लेता हूं, अगर मैं 0 सेंटर में मान लेता हूं, ठीक है, तो 22.5 इस साइड हो जाएगा और 22.5 इस साइड हो जाएगा। हो गया या नहीं? 0 सेंटर में 22.5, तो यहां से 12 मीटर तक लेकर के और यहां से 12 मीटर तक लग के ये सेंटर पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैफिक हमारा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैफिक किस पोजीशन में होगा? सेंटर पोर्शन में होगा। कितना? 24 मीटर पोर्शन में होगा। 24 मीटर के पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैफिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस पोर्शन से निकलेंगे, तो हमें इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर करनी होती है। इसकी डिजाइनिंग क्या करनी होती है? हमें प्रॉपरली मैनेज करनी होती है। तो रनवे विड्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वेरिएशन है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं? रनवे विड्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम बात करते हैं, ये सारे डायमेंशन हैं। जब चीज़ें हो जाएंगी तो मैं एक एयरक्राफ्ट का आपका सेशन ले लूँगा, कितने टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उसमें आपको बता दूंगा कितने टाइप के एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उनके डायमेंशंस के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और ये कंडीशंस हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर बात? चलिए, तो अब ये जो दो डाटा आपको दिए गए हैं वो आपसे पूछना है कि जो ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक होता है वो कितने पोर्शन होता है? वो सेंट्रल 24 पोर्शन, सेंट्रल 24 मीटर में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और जबकि हम बात करें सेंट्रल पोजीशंस के आसपास ज़्यादा हो रहा होता है, सेंट्रल पोजीशन के आसपास क्या हो रहा होता है? ज़्यादा, उसके दोनों साइड में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जनरली हमें 18 मीटर जो मिनिमम है और मैक्सिमम कितना? 45 मीटर तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रनवे विड्थ हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा क्या था? विड्थ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया। सबसे पहले तो बात करते हैं सेफ्टी एरिया क्या होता है भाई। सेफ्टी एरिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की हुई थी, ये शोल्डर प्रोवाइड किया है। शोल्डर के बाहर साइड पे कुछ एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा एरिया, कुछ एक्स्ट्रा एरिया सपोज प्रोवाइड कर दिया गया, शोल्डर के बाहर पे भी कुछ एक्स्ट्रा एरिया। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है जो कि सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल अनकंस्ट्रक्टेड रखा गया है, उस एरिया को बोलते हैं सेफ्टी एरिया। मतलब रनवे यानी पेव्ड एरिया, देन शोल्डर, और शोल्डर के बाद एक और थोड़ा सा एरिया रखा जाता है जिस पे एयरक्राफ्ट कभी ना कभी जा सकता है, सेफली मूव कर सकता है। थोड़ा सा मिनिमम स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है पेव्ड के कंसिडरेशन में या शोल्डर के कंसिडरेशन में, उस एरिया को कहा जाता है सेफ्टी एरिया। उस एरिया को क्या कहा जाता है? सेफ्टी एरिया। तो हम बात करते हैं सेफ्टी एरिया कंसिस्ट ऑफ रनवे विच इज पेव्ड एरिया प्लस द शोल्डर, जो पूरा शोल्डर ऑन ईदर साइड ऑफ रनवे, प्लस द एरिया दैट इज क्लियर्ड, ग्रेडेड एंड ड्रेन्ड। क्लियर, ग्रेडेड एंड ड्रेन्स। क्लियर्ड का मतलब वहां पे कोई भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, हमने किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं किया है। ग्रेडेड का मतलब उसमें ग्रेडिंग होना चाहिए। ग्रेडिंग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होना चाहिए, जिससे सपोज यदि किसी कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन में अगर हमारा एयरक्राफ्ट उस साइड चला जाए तो वो एरिया
ऐसा ना हो या तो टायर को डैमेजेस कर दे या फिर हमारा एयरक्राफ्ट के वेट को हैंडल ना कर पाए। और ड्रेन्ड का मतलब वहां पे पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी वहां पर नहीं रुकना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहां पर तो देखिएगा, एक ये स्ट्रक्चरल पेवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चरल पेवमेंट बीच में, तो ये मेन रनवे है। उसके दोनों साइड पे आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी पतली सी स्ट्रिप है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका शोल्डर एरिया है। ये क्या है, शोल्डर एरिया। और ये पूरा एरिया आपका क्या है, सेफ्टी एरिया। ये पूरा एरिया मिला करके रनवे प्लस, रनवे के अलावा प्लस शोल्डर और प्लस जो साइड वाला एरिया है उसको हमने क्या बोला है, सेफ्टी एरिया। अब इस सेफ्टी एरिया को अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी सेफ्टी एरिया है, दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी, रनवे के दोनों साइड पे भी सेफ्टी एरिया है। साथ ही साथ लेंथ वाइज भी हम सेफ्टी एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, लेंथ वाइज भी सेफ्टी एरिया। उसके आगे दिखाई दे रहा है रनवे ऑब्जेक्ट फ्री एरिया, रनवे ऑब्जेक्ट फ्री एरिया। अगर रनवे ऑब्जेक्ट फ्री एरिया की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जिसमें कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड रहता है। कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ठीक है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड मतलब यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। तो सेफ्टी एरिया वो एरिया है जो सेफ्टी पर्पस के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और रनवे अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट फ्री एरिया वो एरिया है जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यहां पर बताया था मैंने, यहां पर कई बार एक स्टॉप एरिया बना दिया जाता है, ये स्टॉप एरिया। तो स्टॉप एरिया के बाद भी सेफ्टी एरिया हो सकता है या स्टॉप एरिया के पहले भी सेफ्टी एरिया बनाया जा सकता है। तो ये कंडीशंस यहां पर होती है और ये एक प्लान व्यू है, ये एक प्लान व्यू है इस सेफ्टी एरिया का। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर ICAO ने जो रिकमेंडेशन दी है वो क्या रिकमेंडेशन दी है भैया, नॉन इंस्ट्रूमेंटल रनवे के लिए जो सेफ्टी एरिया है विड्थ शुड बी एटलीस्ट 150 मीटर। क्या होना चाहिए, 150 मीटर फॉर A, B and C टाइप एयरपोर्ट एंड 78 मीटर फॉर D and E टाइप एयरपोर्ट्स। ABC टाइप एयरपोर्ट के लिए 150 मीटर और D और E टाइप एयरपोर्ट के लिए कितना, 78 मीटर होना चाहिए। एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटल रनवे इट शुड बी मिनिमम 300 मीटर। कितना होना चाहिए, मिनिमम 300 मीटर। तो अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल मतलब है कि ऐसे एयरक्राफ्ट जहां पर हैवी एयरक्राफ्ट या बिग एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और नॉन इंस्ट्रूमेंटल छोटे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कितना बोला गया है, 150 मीटर बोला गया। बहुत ज़्यादा हो गया ना, 150 मीटर। ये 150 मीटर का एरिया यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है बात, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। तो अगर हम बात करते हैं ये कितना बोला गया है, 150 मीटर। अगेन लेंथ डायरेक्शंस की बात करें तो लैंडिंग स्ट्रिप एक्सटेंड 60 मीटर बियॉन्ड द रनवे एट बोथ साइड। तो अगर हम लेंथ वाइज बात करते हैं तो लेंथ वाइज जो हम बात करते हैं, जो 60 मीटर का एक्स्ट्रा एरिया दोनों साइड पे प्रोवाइड करने की बात कर रहा होता है। सेफ्टी एरिया 60 मीटर का एक्स्ट्रा एरिया दोनों साइड पे प्रोवाइड करने की बात कर रहा होता है। तो अगर हम देखें टोटल विड्थ जो होती है वो 600 से लेकर के 800 मीटर तक हो जाती है। टोटल विड्थ हो जाती है वो 600 मीटर से लेकर के 800 मीटर तक वेरी कर जाती है। अगर हम पूरा रनवे ऑब्जेक्ट फ्री एरिया, रनवे सेफ्टी एरिया, स्ट्रक्चर पेवमेंट एरिया और हम पूरे एरिया को मिला करके बात करें तो 600 से 800 मीटर तक वेरी कर जाती है। इतना ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, इतना ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है। तो हमें एग्जैक्ट डाटा पे नहीं जाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी एरिया की जो विड्थ है वो 150 मीटर किसके लिए ली गई है, ABC एयरपोर्ट के लिए, 78 मीटर D और E टाइप एयरपोर्ट के लिए और इंस्ट्रूमेंटल के लिए 900 मीटर। जबकि हम बात करते हैं लेंथ वाइज डायरेक्शंस में, अगर हम बात करें तो 60 मीटर ऑन बोथ साइड। तो अगर हम टोटल लेंथ देखने की बात करें, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, रनवे लेंथ प्लस 120 मीटर, मतलब 60 मीटर एक साइड, 60 मीटर दूसरी साइड। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो रनवे लेंथ प्लस 120 मीटर हो जाएगी। रनवे लेंथ प्लस 120 मीटर यहाँ पर निकल करके आ जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल लेंथ ऑफ रनवे इंक्लूडिंग सेफ्टी एरिया लेंथ इज रनवे लेंथ प्लस फिल इन द ब्लैंक्स 60 मीटर, 120 मीटर,
300 मीटर, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि 60 मीटर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आई होप सेफ्टी एरिया क्लियर होगा, इसकी विड्थ एंड लेंथ दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर था, वो हमारा पैरामीटर क्या था, ट्रांसवर्स ग्रेडियंट। और ट्रांसवर्स ग्रेडियंट किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, क्विक ड्रेनेज के लिए। सपोज एक मैं यहाँ पर रनवे का ग्रेडियंट बना रहा हूँ, एक रनवे का इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन रनवे पोर्शन है, ये मेन रनवे पोर्शन है, ये रनवे पोर्शन है। रनवे पोर्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रनवे पोर्शंस में फॉर ड्रेनेज पर्पस प्रोवाइडेड फॉर क्विक ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। अगर रेन आया तो रेन को प्रोवाइड करने के लिए, रेन को ड्रेनेज करने के, रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस वाटर को ड्रेन करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसवर्स ग्रेडियंट। तो हमसे बात की गई ICAO के रिकमेंडेशंस क्या बोलता है, 1.5%, इट शुड नॉट एक्सीड 1.5% for ABC type of airport and 2% for D and E type of airport। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो स्लोप है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन 1.5% का मतलब क्या है सर 1.5% का मतलब है कि 1.5 हम वर्टिकल डायरेक्शन में 1.5 यूनिट वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, यदि 100 यूनिट हम कहाँ जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगेन इसके आगे बात करें तो अगर हम बात करें, इट डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम लिमिट बट सजेस्टेड दैट शुड नॉट बी लेस देन 0.5%। किसकी बात कर रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसवर्स स्लोप की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स स्लोप की बात कर रहे हैं और ट्रांसवर्स स्लोप की कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं दी गई है। शुड नॉट एक्सीड तो बोला गया है, मैक्सिमम तो दे दी गई है कि मैक्सिमम इतनी है, लेकिन मिनिमम लिमिट कोई भी नहीं दे दी गई है कि क्या है, बट शुड नॉट बी लेस देन 0.5%। किसी भी कंडीशन में 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। अगेन आपसे पूछ सकता है, जो ये शोल्डर एरिया आपने बनाया था सर, जो ये शोल्डर एरिया बनाया था, इस शोल्डर एरिया का जो भी हमारा ट्रांसवर्स स्लोप है वो कितना हो सकता है, शोल्डर एरिया का। तो ध्यान रखना, शोल्डर एरिया का ट्रांसवर्स स्लोप रनवे के ट्रांसवर्स स्लोप से हमेशा ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर ट्रांसवर्स स्लोप ऑफ शोल्डर एरिया शुड बी ग्रेटर देन ट्रांसवर्स स्लोप ऑफ मेन पेवमेंट एरिया, जो कि मेन रनवे एरिया है उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात की थी, सेंटर लाइन से 45 मीटर, तो ये तो 45 मीटर के केस में वैलिड हो जाता है। ये 1.5% कितने होता है, अगर रेलवे पेवमेंट की एयरपोर्ट पेवमेंट की विड्थ 45 मीटर तक है तो ये वैलिड हो जाता है। लेकिन यदि 45 मीटर से ज़्यादा हुई तो हमने बोला था 300 मीटर तक जा सकती है, कितना 300 या 150 मीटर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दोनों साइड पे 150 मीटर मिला करके अगर हम बात करें तो 150 मीटर, अगर 150 मीटर चलेगा तो 150 मीटर के केस में ये 1.2 इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप हो जाता है। तो 45 मीटर तक जो हमारा लिमिटेड है, 45 मीटर तक जो लिमिटेड है वो 1.5 तक है, लेकिन उसके बाद शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5%। आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं बट 2.5% से ज़्यादा अभी भी नहीं जा सकते हैं, 2.5% से ज़्यादा अभी भी नहीं जा सकते। कहाँ, सेंटर पोर्शन से 75 मीटर एक साइड, 75 मीटर दूसरी साइड, मतलब टोटल 150 मीटर। अगेन अगर हम बात कर सकते हैं तो इसके आगे भी हम जा सकते हैं और 300 मीटर तक जा सकते हैं, कितना 300 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है अब हमारी कितनी हो गई है, 300 मीटर। जो विड्थ हो गई है वो कितनी हो गई है, 300 मीटर। और 300 मीटर के ऊपर जाने पे शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, अगेन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। 5% से ज़्यादा दोनों केसेस में नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा हमेशा कि अगर सेंटर पोर्शन से 75 मीटर दूर जाना है, 75 मीटर दूर जाना है, तो उस केस में जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्लोप होगा वो कितना हो सकता है, 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 2.5%। और अगर सेंट्रल पोर्शन से 150 मीटर दूर जाना है एक साइड में, इन अ सिंगल साइड,
सेंटर पोर्शन से 150 मीटर दूर जाना है तो कितना 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है ट्रांसवर्स स्लोप। तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डाटा है जो कि हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स स्लोप की बात, और किस लिए प्रोवाइड करते हैं? ड्रेनेज के पर्पज के लिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमसे बात की गई है यहाँ पर, नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब तुम्हें पता होगा लॉन्गिट्यूडनल का तो मतलब क्या है? लेंथ वाइज डायरेक्शन में दिया गया ग्रेडियंट, जिसको हम अवॉइड कर भी सकते हैं और नहीं भी अवॉइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हमारा ट्रेन कैसा है उसके बेसिस पर लॉन्गिट्यूडनल। और इफेक्टिव का मतलब क्या है? मान लीजिए पहली बार में लॉन्गिट्यूडनल आपने 0.5% दे दिया, ठीक है, दूसरी बार में आपने लॉन्गिट्यूडनल दे दिया 0.4%, तो अब कुछ डिस्टेंस के लिए 0.5%, कुछ डिस्टेंस के लिए 0.4%, तो यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ एक इफेक्टिव हम बात करेंगे, यानी कुछ ना कुछ एक इफेक्टिव बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट चेंज हो सकता है, और चेंज होने के केस में जो हम एक इफेक्टिव ग्रेडियंट की बात करेंगे वो इफेक्टिव ग्रेडियंट यहां पर बोला गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट ABC टाइप ऑफ एयरपोर्ट के लिए 1.5% है और D और E टाइप एयरपोर्ट्स के लिए 2% डिसाइड किया गया है, जबकि इफेक्टिव ग्रेडियंट ABC टाइप के लिए आपका 1% लिया गया है एंड D एंड E टाइप के लिए 2%। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डाटा, और इस डाटा को हमने कंपाइल किया है पूरे एक फॉर्मेट में, आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना है। आई होप लॉन्गिट्यूडनल और इफेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन किस जगह पर हो रहा है, हिली रीजन में हो रहा है, प्लेन ट्रेन में हो रहा है, उसके बेसिस पर लॉन्गिट्यूडनल और इफेक्टिव ग्रेडियंट डिसाइड किए जाएंगे। चले आगे बढ़े। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, जैसा कि हमने बात किया कि चेंज हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब पर 100 मीटर जाने पर कितना लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कितना चेंज आना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 100 मीटर जा रहे हैं तो वर्टिकली कितना अप्स होना चाहिए या कितना डाउन होना चाहिए, ये डिसाइड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए लगभग। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पर कुछ हो गया है, यहां पर कुछ हो गया है और यहां पर कुछ हो गया है, तो ये कंडीशन या तो टोटल बढ़ता हुआ होना चाहिए या घटता हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चेंजेस ज्यादा हो गए तो हमें वहां पर क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? वर्टिकल कर्व। और जब अगर चेंजेस मान लीजिए ज्यादा हो गए, मान लीजिए यहां पर पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर चला गया, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या प्रोवाइड करना होगा? ऐसा एक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना होगा और फिर यहां से ले जा करके इसको ऊपर ले जाना होगा। यानी ये रनवे लेंथ जो ब्लैक वाला बनाया है, ऐसा कुछ रनवे लेंथ बन के आएगा या नहीं? और अगर रनवे लेंथ इस तरीके का बन के आया तो हमें वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना होगा, और वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करेंगे तो हमारा रनवे लेंथ चेंजेस हो जाएगी। क्यों? डाउनवर्ड आए, फिर अपवर्ड गए, फिर अपवर्ड गए, फिर डाउनवर्ड आए, या इस तरीके की कंडीशन होगी तो बताओ कुछ ना कुछ स्पीड का वेरिएशन होगा। और यदि स्पीड का वेरिएशन होता है तो स्पीड के वेरिएशंस होने के कारण क्या फिर से हमारा टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन अफेक्ट होगा, या फिर प्री मैच्योर टेक ऑफ होगा? जितना हमें स्पीड चाहिए है उस स्पीड से हम नहीं भाग पाएंगे और उसके पहले ही टेक ऑफ करना पड़ेगा। और अगर ये प्री मैच्योर टेक ऑफ हुआ तो स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी आ जाएगी, मतलब हमारे कुछ पुर्जे हिल जाएंगे एयरपोर्ट के, एयरप्लेन के कुछ पुर्जे हिल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, कुछ डैमेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें हाइट जो अचीव करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एयरपोर्ट से आप थोड़ा सा आगे निकले 15 मीटर हाइट अचीव हो जानी चाहिए, और आगे निकले 150 मीटर हाइट अचीव हो जाना चाहिए। तो वो जो लिफ्ट हाइट है, जो लिफ्टिंग हाइट है, वो रिक्वायर्ड लिफ्टिंग हाइट नहीं मिल पाएगी। और अगर रिक्वायर्ड लिफ्टिंग हाइट नहीं मिल पाए, हो सकता है सामने ऑब्स्टिकल आ जाए। आपने बोला था स्टॉप एरिया के बाद एक क्लियरेंस एरिया होता है और क्लियरेंस एरिया के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो तो आपको साइड में ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप प्रॉपरली लिफ्ट ऑफ नहीं कर पाए, तो वहां पर कुछ एक्सीडेंटल होने के चांसेस बन जाएंगे या नहीं? तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि अचानक, एब्रप्ट यानी अचानक, बहुत सडन चेंज ऑफ ग्रेड रेस्ट्रिक्ट द हाइट डिस्टेंस।
मतलब जो हाइट हमें अचीव करना है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। साइड डिस्टेंस एज वेल, साइड डिस्टेंस मतलब आगे का व्यूज भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्टिकल कर्व बहुत ज़्यादा है और आपका एयरप्लेन यहाँ पर है, तो हो सकता है दूसरी साइड दिखाई नहीं दे रहा, और हो सकता है दो रनवे इस तरीके से बने हुए हों, तो एक रनवे यहाँ है, एक रनवे यहाँ है, और यहाँ पर वर्टिकल कर्व भी बना दिया तो पता चला सामने का दिखा नहीं, और यहाँ से कोई ना कोई डायरेक्शन से कोई व्यक्ति आ रहा था या कोई कार्गो कार आ रही थी, किसी भी तरीके का व्हीकल हो सकता है, तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो प्रॉपर साइड डिस्टेंस भी नहीं मिलेगी। एंड चेंज इन रनवे लेंथ एंड प्रीमैच्योर लिफ्ट, रनवे लेंथ में तो चेंज होगा ही पक्का, और प्रीमैच्योर लिफ्ट ऑफ भी हो सकता है द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑपरेशन, प्रीमैच्योर लिफ्ट ऑफ हो सकता है। तो ICAO ने इंटरनेशनल क्या बताया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ICAO ने रिकमेंड किया है कि इट शुड बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 0.10%, जो रेट में चेंज है वो 0.10% पर 30 मीटर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व होना चाहिए। हमें 0.10% यानी 30 मीटर लेंथ में जो चेंजेस हैं वो 0.10 होना चाहिए 100 यूनिट पर, हर एक 100 यूनिट का। 30 मीटर को एक 100 यूनिट मान लो, तो अगर हम माने 30 मीटर पे, हर 30 मीटर पे, तो हम 0.10 की बात करें, 0.10 इंटू 30 मीटर, 0.10 इंटू 30 मीटर, तो इस तरीके से चेंजेस यहाँ पर होना चाहिए हर एक 30 मीटर पे, हर एक 30 मीटर पे, ठीक है। कितना चेंजेस आएगा वो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो हर एक 30 मीटर पे इतना चेंजेस पॉसिबल है, मैक्सिमम ऑफ 0.10% लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर A and B टाइप, 0.20% फॉर C टाइप एंड 0.40% फॉर D and E टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स। तो A टाइप के लिए 0.10, B टाइप के लिए आप A और B के लिए 0.10, C के लिए 0.20 और D और E के लिए 0.40। अब देखो यहाँ पर D और E के लिए वैल्यू बढ़ गई है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा D और E के लिए पहले ही लेंथ बहुत कम है, लेंथ बहुत कम है, इसके कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट थोड़ा बहुत जल्दी करना है, तो 0.4% वहाँ पर कर दिया। क्लियर हो रही है बात? तो वहाँ पर चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं वो हम बात करें। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, यहाँ पर n की बात की जा रही है, n का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ग्रेडियंट माइनस सेकेंड ग्रेडियंट, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट हो गया एक तरीके से। चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर 30 मीटर में कितना ग्रेडियंट में चेंज हुआ, पर 30 मीटर में कितना ग्रेडियंट में, मान लीजिए ये प्लस n1 था और ये माइनस n2 है, तो चेंज ऑफ ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट निकाला, और रेट का मतलब क्या है, पर 30 मीटर लेंथ, हर 30 मीटर में इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट निकाला। तो ये बात की जा रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। आई थिंक यू गॉट इट नाउ, पहले कंफ्यूजन था बट आप अभी समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन ग्रेड शुड बी स्मूथ इन। अगर हम बात करें कि चेंज इन ग्रेड हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसको स्मूथ बनाया जा सकता है किसके द्वारा, वर्टिकल कर्व द्वारा। हम वर्टिकल कर्व करके भी उसको स्मूथ कर सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मली हमने वर्टिकल कर्व नहीं बनाया, बस चेंज होता जा रहा है, ऊपर और नीचे आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम वर्टिकल कर्व बना करके उसको स्मूथन कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइड नहीं होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इफ चेंज इन स्लोप इज नॉट मोर देन 0.4%। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप 0.4% से ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में वर्टिकल कर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन दी गई है विदाउट वर्टिकल कर्व हम मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चेंजेस होगा तो हमें वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना नेसेसिटी है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन वर्टिकल कर्व आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड, आर जनरली नॉट नेसेसरी इफ चेंज इन द स्लोप इज नॉट मोर देन ऑप्शन ए 0.10%, ऑप्शन बी 0.20%, ऑप्शन सी 0.40% और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.40% आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद पूछा भी गया है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? आई होप वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज, तो हमने ये जो पैरामीटर हैं, चारों पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको यहाँ पर एक स्लाइड में कर दिया है। मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड 1% फॉर ABC, 2% फॉर D and E। मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्लोप 1.5% तो ABC और 2% फॉर D and E। रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड 30 मीटर लेंथ के लिए, 100 फीट लेंथ के लिए कितना है, वर्टिकल कर्व 0.1%,
ए बी के लिए, 0.2% सी के लिए, 0.4% डी एंड ई के लिए। और सेफ्टी एरिया मिनिमम विड्थ टू 150 मीटर, 500 मीटर फॉर ए बी सी and 78 meter for D and D, and it extend to the 60 meter beyond runway and on either side, मतलब longitudinally। क्लियर है? सभी को क्लियर है इतनी बातें? तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये डाटा आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये डाटा आपको याद रखना है। जितनी भी कहानी पढ़ी है उसको एक समराइज फॉर्म में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट पैरामीटर हमारा था साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस की बात करें, साइड डिस्टेंस का मतलब पता है आपको? आपके आंखों के आगे जितना भी व्यूज अवेलेबल है, जितना भी व्यूज अवेलेबल है, ओपन व्यूज, जितना भी ओपन व्यूज अवेलेबल है वो आपकी साइड डिस्टेंस। लाइक आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने आपके वॉल है, तो वॉल तक आप जितना देख पा रहे हैं वो आपकी साइड डिस्टेंस। आप छत पे खड़े हुए हैं, छत पे खड़े होकर आप जितनी दूर तक देख पा रहे हैं वो आपका साइड डिस्टेंस है। कितना प्रॉपरली साइड डिस्टेंस मिल रहा है। तो ऐसा साइड डिस्टेंस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका ये एक एयरपोर्ट है, यहां से एक रनवे जा रहा है, ये क्या जा रहा है? रनवे, और यहां से एक टैक्सी वे आ रहा है। अब टैक्सी वे क्या होता है? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा टैक्सी वे क्या होता है, ठीक है। सिंपली समझिएगा, एक ऐसा रास्ता जो आपको लोडिंग एरिया से आपके एयरक्राफ्ट तक लेके जाता है। कई बार एयरक्राफ्ट बीच में खड़ा होता है, वहां तक ले जाने के लिए टैक्सी वे यूज करते हैं, ठीक है। तो टैक्सी का रास्ता एक समझ लो, ठीक है। तो टैक्सी वे, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अगर ट्रांसफर स्लोप है तो साइड डिस्टेंस हमें प्रॉपरली रिक्वायर्ड है या नहीं? ऐसा होना चाहिए कि ये टैक्सी वे कितनी डिस्टेंस में यहाँ पर देख पा रहा है, यहाँ पर देख पा रहा है, और ये यहाँ से एयरक्राफ्ट कितनी डिस्टेंस को यहाँ तक मेजर कर पा रहा है, सो दैट एक सेफ ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आई तो ब्रेक लगा सके, तो सेफ ऑपरेशन परफॉर्म हो सके जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो रनवे भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है रनवे, दोनों ये हो सकते हैं रनवे। तो किसी भी तरीके से दो रनवे आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक रनवे टैक्सी वे आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, टैक्सी वे के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, बट मेनली हम रनवे का केस यहाँ पर हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेनली रनवे का केस हैंडल करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रनवेज और रनवे विथ टैक्सी वे, there are chances of collision if sufficient side distances cannot be available। यदि sufficient side distances available नहीं है तो उस कंडीशन में वहां पर collision के चांसेस होते हैं। और इस केस में ICAO रिकमेंड करता है क्या? फॉर ABC टाइप एयरक्राफ्ट के लिए any 2 points 3 meter above the surface of the runway should be mutually visible from the distance equal to the half of the length of runway। बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, क्या बोल दिए आप? ठीक है, मान लो ये रनवे लेंथ है, ये रनवे लेंथ है, ठीक है। तो यहां पर साइड डिस्टेंस कैसे चेक की जाती है कि लगभग हाफ ऑफ द रनवे, ये टोटल लेंथ है रनवे का, हाफ ऑफ द रनवे लेंथ है। आप यहां पर खड़े हो सपोज, तो यहां से हाफ ऑफ द रनवे लेंथ तक का पूरा पैरामीटर आपका व्यू होना चाहिए ग्राउंड से 3 मीटर अबव आने पर, above 3 मीटर ऑफ ग्राउंड से 3 मीटर अबव आने पे, और यहां पर भी ग्राउंड से 3 मीटर अबव 3 मीटर ऑफ ग्राउंड, 3 मीटर ऑफ ग्राउंड से 3 मीटर अबव आने पे ये दो पॉइंट आपस में म्यूचुअली विजिबल होना चाहिए। इस तरीके से साइड डिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है कि ये दो पॉइंट आपस में म्यूचुअली विजिबल होना चाहिए, इनके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। अब चाहे यहां से आ रहा हो, ये कोई टैक्सी वे का रास्ता हो, तो यहां पर भी अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट 3 मीटर अबव द ग्राउंड हमारा म्यूचुअली विजिबल। लाइक ये रनवे है तो 3 मीटर यहां पर और 3 मीटर यहां पर, हाफ रनवे लेंथ के बीच में 3 मीटर ऊपर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये दोनों पॉइंट आपस में म्यूचुअली विजिबल होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ABC टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बट D एंड E टाइप एयरक्राफ्ट के लिए क्या है? एक पॉइंट आपका 3 मीटर अबव होना चाहिए और दूसरा पॉइंट 2.1 मीटर अबव होना चाहिए, अबव ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहाँ? 1 मीटर, और हाफ ऑफ द रनवे लेंथ में ये चीजें विजिबल होना चाहिए। कैसा? देखो, फॉर D एंड E टाइप ऑफ रनवे देयर शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब उनके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए।
फ्रॉम एनी पॉइंट 3 मीटर अबव रनवे, 3 मीटर ऊपर रनवे, एंड ऑल अदर पॉइंट 2.1 मीटर अबव रनवे विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ रनवे, 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ रनवे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर ये जो दूसरा पॉइंट है ये जो 3 मीटर है तो ये किस केस में, ABC। अगर यही पॉइंट 2.1 मीटर अबव है, ये पॉइंट पहले कितना था 3 मीटर, एक पॉइंट तो 3 मीटर रहेगा लेकिन दूसरा पॉइंट 2.1 मीटर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर पहुंच गया, तो इस केस में हो गया D&E एयरक्राफ्ट के केस में। और वहां पर अनऑब्स्ट्रक्टेड साइट होना चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब उनके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाईवे में हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होना चाहिए, पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट विजिबल होना चाहिए, उसी तरीके यहाँ पर भी पर्टिकुलर हाइट, क्योंकि ड्राइवर हमेशा ऊपर होगा, ड्राइवर हमेशा ऊपर होगा, तो इस तरीके का ऑपरेशंस हमें यहाँ पर प्रॉपरली होना चाहिए। तो साइट डिस्टेंस किस लिए रिक्वायर्ड है, ये बात हमें क्लियर होती है या नहीं? बिल्कुल, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये पैरामीटर थे जिनको हमने बात किया हुआ था एयरपोर्ट के डिज़ाइनिंग पैरामीटर में, रनवे डिज़ाइनिंग पैरामीटर में। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही, तो ध्यान रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द लेक्चर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। अगेन इस प्रैक्टिस सेशंस नहीं रख पाया, मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, जैसे कि हर बार हम करते हैं कि हर सेशन के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चंस रखते हैं, इस सेशंस में नहीं रख पाऊँ। नेक्स्ट सेशन में जरूर आपका यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यूसली होती रहे। दूसरी चीज़, अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, अब आपको डेली अल्टरनेट डेज पे या 1 से 2 दिन में आपको लेक्चर्स यहाँ पर मिलते रहेंगे अंटिल वी आर कंप्लीटिंग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, सो थैंक यू फॉर हैविंग द पेशेंस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स, एंड जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शंस में आप बता दीजिएगा, वहाँ पर क्वेरीज ले ली जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।